हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो एएफएम के आज हम यूनिट 32 पर आ गए हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में। ऑफ कोर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में बता दिया था। आज इसी चीज को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले कॉस्टिंग होती क्या है। तो यहाँ पर कॉस्टिंग को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जब हमको एक्सपेंडिचर यहाँ पर डिटरमिन करने हैं कि भाई कितना खर्चा लग गया जब मैं प्रोडक्शन करने गई थी, तो यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसमें रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल की सप्लाई हुई थी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, लेबर को लाना पड़ा, लोडिंग हुई, अनलोडिंग हुई, लेबर ने यहाँ पर इन्वेंट्री में सामान रखा, इन्वेंट्री का शायद यहाँ पर जो भी गोडाउन था जो जिस प्लेस पर रखा है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, उसका रेंट भी पे करना हो सकता है या उसकी सेटअप कॉस्ट होगी। साथ में यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, इसके अलावा लाइसेंसिंग होती है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर कर बहुत सारी कॉस्ट यहाँ पर लग जाती है। तो वो सभी कॉस्ट को हम ऐड करते हैं और यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कुछ कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं, कुछ को हम वेरिएबल और कुछ को सेमी वेरिएबल। तो कॉस्टिंग यहाँ पर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें हेल्प कर रहा है ये डिटरमिन करने में कि कितना खर्चा हमारा हुआ है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में। अब यहाँ पर करेक्ट कॉस्टिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पर मान लो एक रिटेलर हूँ और मैं सामान बेच रही हूँ, तो मैंने किसी से सामान खरीदा था 100 रुपीज में और उसे बेचा 105 रुपए में, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 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 मैं उस सामान को अपने यहाँ पर लेकर भी तो आई हूँगी। साथ में हो सकता है मेरे पास एक लेबर हो जिसको मैं एम्प्लॉय करके रखती हूँ ताकि वो मेरे को काम में हेल्प करें। ऑल्सो मैं यहाँ पर अपना टाइम दे रही हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एक कॉस्टिंग जो है वहां पर हमें सभी फैक्टर्स को लेकर चलना पड़ेगा, तभी तो हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कितना प्राइसिंग पर हमें यहाँ पर सामान को बेचना था, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमें ज्यादा सामान बेचने पर फोकस करना है या फिर हाई अमाउंट रिसीव करने के लिए उसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या स्ट्रेटजीज हमारे बिजनेस के लिए रहेंगी। ऑल्सो यहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें अर्न देखना होता है कि कितना हमें हुआ या लॉस हुआ। तो कॉस्टिंग मेथड्स यहाँ पर किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या प्रोडक्ट्स हम या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स आपके सेम ही रहेंगे। तो ब्रॉडर अगर वे में बात की जाए तो यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जॉब कॉस्टिंग का जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा वाला था जॉब कॉस्टिंग जिसमें मैंने बताया था कि हम यहाँ पर कस्टमाइज कर रहे हैं, जैसे शिप बिल्डिंग हो गया, इंस्टाग्राम का मैंने एग्जांपल दिया था। प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, जिसमें हमारे पास इनपुट जो है एक प्रोसेस का वो कहाँ से आता है, दूसरे प्रोसेस को जब हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके आउटपुट के बाद में ही दूसरे प्रोसेस का इनपुट शुरू होता है। तो ये समटाइम्स हम कंबाइन भी करते हैं। तो वाइडली यूज मेथड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, जहां पर हम ये देख रहे थे कि भाई टोटल हमने कितनी यहाँ पर यूनिट्स मैन्युफैक्चर की है और टोटल कॉस्ट क्या लगी है। तो टोटल कॉस्ट को हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर कर निकाल लेते थे कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना रहेगा। जॉब कॉस्टिंग हमने समझी थी। जॉब कॉस्टिंग क्या थी, जहां पर हमारे पास में एक स्पेसिफिक बेसिकली यहाँ पर कस्टमाइज प्रोडक्ट था। बैच कॉस्टिंग क्या थी, जब हम एक बैच में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे थे और ऐसे अलग अलग बैचेस बना रहे थे अलग अलग चीजों के। जैसे अगर चेयर्स बनानी है तो कुछ यहाँ पर चेयर्स हमारी अलग शेप की रहेंगी, कुछ अलग शेप की रहेंगी, है ना। तो इस तरीके से हम जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग आपको बनानी है, तो जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये 2 साल में हमें यहाँ पर 50 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बनवानी है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। सर्विस कॉस्टिंग, जैसे हम यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे यूनिट कॉस्टिंग में, वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर सर्विस में एक सर्विस को प्रोड्यूस करने में हमें कितना टोटल कॉस्ट लगा और कितनी यहाँ पर हमने लोगों को डिलीवर किया या फिर कितनी यूनिट्स इसकी डिलीवर की। ओके, अब आ जाओ यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ये कब यूज कर रहे हैं, जब आइडेंटिकल यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे हम कॉन्टिन्यूअसली। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहना चाहिए, आपका फॉर्मूला रहेगा कि भाई टोटल यूनिट्स आपने कितनी प्रोड्यूस की। यहाँ जो फॉर्मूला दे रखा था वो थोड़ा गड़बड़ था, इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट अगर हमें निकालना है तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम देखेंगे
सॉरी, टोटल हमारे पास कितना कॉस्ट लगा अपॉन टोटल यूनिट्स हमने कितनी क्रिएट की। फॉर एन एग्जांपल टोटल कॉस्ट मान लो हमें 3 करोड़ लगती है और हमने 3000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस की हैं टीवी सेट्स की, तो यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, ये होगी आपकी 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 3000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आती है बात यहाँ पर कि ये किसके लिए सुटेबल रहेगी, तो ब्रिक मेकिंग के लिए हमारे लिए सुटेबल रहेगी। ब्रिक्स का तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, इसके अलावा सीमेंट हो सकता है, माइनिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं और शुगर प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास 5000 टन का या फिर 5000 केजी शुगर बना, तो हमें 1 केजी का निकालना है कि भाई 1 केजी शुगर कितने का होगा, तो हम देखेंगे टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितना लगा, अकॉर्डिंगली 1 केजी का हम प्राइस निकाल सकते हैं। कंडीशंस क्या है, लार्ज स्केल यहाँ पर होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होना चाहिए, यूनिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर साइज कलर व्हाटएवर इट इज एवरीथिंग मस्ट बी सेम, दो या फिर दो से ज्यादा ग्रेड्स हो सकते हैं सेम प्रोडक्ट के। ठीक है, तो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स पे यहाँ पर निकाल लेंगे। अब कॉस्ट शीट की बात करते हैं, कॉस्ट शीट क्या है, तो अब हमें यहाँ पर एक प्रॉपर कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है जिसमें कि हम डिटेल्ड मैनर में लिखेंगे कि कौन सा कॉस्ट कहाँ लगा है। तो एक पीरियोडिक स्टेटमेंट हमारी होगी जिसमें डिटेल्ड कॉस्ट दिखाई जाती है ऑफ अ कॉस्ट सेंटर पर यूनिट। इसमें आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इस तरीके से बोल देते हैं। तो आपका क्या क्या नहीं आएगा, अगर आप कोई टैक्सेस पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे करोगे, डिविडेंड्स दोगे, प्रोविजंस आपने बना कर रखे हुए हैं, कुछ राइट ऑफ किया प्रोविजंस को, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपके एसेट्स पर हुआ, या कोई कैश डिस्काउंट्स आपने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया। नेक्स्ट आ जाते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक जॉब के लिए या बैच के लिए कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि हर एक बार हमारा यहाँ पर जो बैच बन रहा है या जॉब जो बन है हमारी, उसमें अलग प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे। तो जैसा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने देखा कि यूनिट्स एट द एंड ऑफ द डे सेम आ रही हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये आपके लिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहलाता है। कब यूज करेंगे, जब हमारे पास में गुड्स या सर्विसेज स्पेसिफिक ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जाएंगी। तो जैसा आपका इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, मान लो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो हर बार उनको सेम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो नहीं बोला जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा, हर बार उनको अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे कि आपको यहाँ पर ये वाली चीज चाहिए, दूसरी बार अगली बार कुछ और चाहिए। ठीक है, फीचर्स। देन आता है शिप बिल्डिंग, फिर फर्नीचर मेकिंग। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक बार हम प्लास्टिक में सर्कल चेयर्स बना रहे हैं, एक बार हम यहाँ पर रेक्टेंगल चेयर्स बना रहे हैं, राइट। फिर आती है मशीन मैन्युफैक्चरिंग। मशीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि हर बार अलग अलग तरह की मशीन्स, जैसा भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है वैसी हम चीजें प्रोवाइड करेंगे। रिपेयर शॉप्स एंड गैरेजेस। ओके, तो फीचर्स क्या है, कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर्स आते हैं, कॉस्ट को हम पर जॉब रिकॉर्ड करेंगे, एस्टिमेशन यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि भाई हमारी जॉब यहाँ पर कितनी यूनिक है, अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट ओवर मटेरियल्स देखे जाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा हार्ड होता है फ्यूचर जॉब्स को वैल्यू कर पाना। बात करें जॉब कॉस्ट कार्ड शीट्स की, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें रिकॉर्ड करेंगे कि भाई कौन से मटेरियल्स यूज हुए, कितने मटेरियल्स यूज हुए हैं, लेबर टाइम क्या है, तो आइडल टाइम और ब्रेक्स देखे जाते हैं, ओवरहेड्स देखे जाते हैं। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, तो क्लियर कॉस्ट इंफॉर्मेशन देनी है मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए। ठीक है, इफेक्टिव टूल यहाँ पर होता है ये हमारे लिए कि भाई कॉस्ट कंट्रोलिंग आसानी से कर पाएंगे, कहाँ कितना पैसा लग रहा है, कितना पिछली बार लगा था, आसानी से चेक हो जाएगा। आइडल लेबर टाइम हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अब हमें पता है कि भाई लेबर को इतने टाइम में इतनी यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर लेनी चाहिए थी। फिर हम एक्यूरेसी चेक कर पाते हैं अपने जॉब अकाउंट्स की, और प्रोडक्शन कंट्रोल एंड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट्स को भी लिंक कर सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जैसी नीड्स होती हैं वैसे ही जॉब कॉस्ट कार्ड को हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, हमारा यूनिट कॉस्टिंग क्या है, मास प्रोडक्शन है, जॉब कॉस्टिंग में एकदम यूनिक बना रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन आपका आइडेंटिकल है, यहाँ पर ऑर्डर बेस्ड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होगा। जॉब कॉस्ट कार्ड शीट, तो कस्टमर कौन है, नेम ऑफ द जॉब क्या है, जॉब नंबर हम दे देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, कब स्टार्ट किया, कंप्लीट कब किया, फिर यहाँ पर डेट लिखेंगे कि भाई कब हमने इस रॉ मटेरियल को खरीदा था,
इसके अलावा कितने रुपीज में खरीदा, लेबर का कॉस्ट देखेंगे, कितने घंटे काम किया, किस रेट पर काम किया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और भी जो एक्सपेंसेस हमारे रहेंगे, तो आवर्स रेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उनको मेंशन करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, ये 3 हो गए ना हमारे पास में यहाँ पर 1, इसके बाद में आपका 2 और यहाँ पर आपका तीसरा, ठीक है? नहीं यहाँ पर से बनेगा आपका तो पहला, दूसरा और तीसरा। फिर अलोकेशन करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट की। अब हमारी ये सब तो वेरिएबल कॉस्ट थी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी तो रहेगी, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आती है किस तरीके से डायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्ट करना है। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था कि इन 3 पार्ट को अच्छे से समझ लेना। अब हमने कितना मटेरियल खरीदा है, तो ये रिक्विजिशन नोट्स के अकॉर्डिंग हमारा आएगा। अब हमने जो सामान खरीदा, हो सकता है वो पूरा यूज नहीं हुआ हो, कुछ डिफेक्ट आया हो, हमें वापस करना पड़ा, तो जो रिटर्न्स है वो भी हमें बनाने पड़ते हैं रिटर्न नोट्स के थ्रू। डायरेक्ट लेबर जॉब कॉस्ट की बात करें तो कितना टाइम लगा, ओवर टाइम यहाँ पर कितना किया हमारी लेबर ने, आइडल टाइम कितना था उनका, शिफ्ट में यहाँ पर क्या डिफरेंशियल्स थे, तो कुछ आपका मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेंगे, कुछ इवनिंग में, नाइट शिफ्ट हो जाती हैं। फिर आती है डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। तो ओवरहेड में हम यहाँ पर हर एक कॉस्ट सेंटर को कुछ ओवरहेड से लोकेट करते हैं और इसको भी जॉब कॉस्ट शीट में डाल देते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या था याद है? डिपार्टमेंट जो बताया था, राइट? चलो, अलोकेशन अगर हमें करनी है फिक्स्ड या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की, तो यहाँ पर एक प्री डिसाइडेड परसेंटेज बेसिस होगा, टाइम का, लेबर इनपुट का, या जॉब आपकी कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हम कब करते हैं? जब हमारी जॉब कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जॉब अकाउंट। तो हर एक जॉब के लिए यहाँ पर एक जॉब अकाउंट मेंटेन किया जाता है कि भाई टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितनी लगी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये हमारी जॉब कॉस्ट शीट से अलग है। यहाँ पर जॉब कॉस्ट शीट में तो हमारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ रही थी हर एक चीज की, ठीक है? जॉब अकाउंट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें डिटेल्ड में नहीं है ना, समराइज्ड में है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से समझना। तो यहाँ पर भी जॉब कॉस्टिंग है। अब एक बिल्डिंग यहाँ पर हमेशा दूसरी बिल्डिंग से तो डिफरेंट ही रहेगी, सेम बिल्डिंग्स तो कोई नहीं बनवा रहा, अनलेस अनटिल की यहाँ पर उनको अपनी एक गौर सिटी क्रिएट करनी है, नोएडा वाली, राइट? तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि एक फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग है हमारे लार्ज लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, दैट इज फॉर मोर देन अ ईयर। एग्जाम्पल शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक खुद में कॉस्ट यूनिट है जिसमें अलग अलग कॉस्ट हम अलोकेट करेंगे। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जैसे आप जॉब अकाउंट बना रहे थे। फिर सभी डायरेक्ट कॉस्ट को हम अलोकेट करेंगे। ओवरहेड्स देखेंगे भाई हमारी, जैसे जॉब कॉस्टिंग में हम कॉस्ट सेंटर के लिए देख रहे थे, और देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ये लॉन्ग टर्म होती है, जॉब कॉस्टिंग होती है आपकी शॉर्ट टर्म, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है आपकी लॉन्ग टर्म, ठीक है? तो अब यहाँ पर हर साल की बुक्स के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा ना कितना काम हो गया। ऐसा तो है नहीं 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में या 3 साल के बाद में सारी चीजें एक साथ रिकॉर्ड करोगे। तो इसीलिए वर्क इन प्रोग्रेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो जॉब कॉस्टिंग वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में आप देखोगे कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसके ही जगह पर काम हो जाएगा, मैं अपने ऑफिस में ही बैठकर काम कंप्लीट कर दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मुझे जाना पड़ेगा जिस साइट पर मुझे बिल्डिंग बनानी है। जॉब कॉस्टिंग स्मॉलर होता है और शॉर्ट टर्म रहता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसा मैंने बताया लॉन्ग टर्म होगा। अगर हम नेचर ऑफ कॉस्ट की बात बताएं तो जॉब कॉस्टिंग यहाँ पर ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट लेकर चलता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो मोस्टली डायरेक्ट कॉस्ट अपने साथ लेकर चलेगा। फिर यहाँ पर आपकी अलग अलग तरह की बहुत सारी जॉब्स हो सकती हैं, यहाँ पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक कॉस्ट यूनिट बन जाता है। ओके, चलो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेते हैं। कुछ होते हैं फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैंने यहाँ पर अपने बिल्डर को बोल दिया कि देखो मैं तो तुम्हें यहाँ पर 5 करोड़ रुपए दूंगी, ठीक है, मुझे 5 करोड़ रुपए में पूरा घर तैयार चाहिए, अब ये तुम 1 साल में बनाकर मुझे दे देना। अब यहाँ पर हो सकता है सीमेंट महंगा हो गया हो या सस्ता हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो सरिया वगैरह हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो महंगा या सस्ता हो गया हो, इंटीरियर डिजाइनिंग के रेट चेंज हो गए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? लेकिन यहाँ पर मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस मेरे पहले से ही अग्रीड है, उसी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। फिर आता है कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस में क्या है?
मैं बोल दूंगी यहाँ पर कि एज अ कॉन्ट्रैक्टर मुझे अपना 5% का या 10% का मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। और कॉस्ट यहाँ पर जो इंकर हो रही है वो आप देख लेंगे कि भाई कितनी कॉस्ट इंकर होगी, वो हम देखते चलेंगे जैसे जैसे काम होता जाएगा। तो ये हम तब यूज करते हैं जब कॉस्ट यहाँ पर हम क्या कर नहीं कर पा रहे हैं, अपफ्रंट में एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो हमने अपनी मार्जिन डिसाइड कर ली प्रॉफिट की, बाकी जितनी कॉस्ट लगेगी वो देखा जाएगा। टाइम एंड मटेरियल, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉस्ट यहाँ पर चार्ज करेगा, मार्जिन बताएगा अपनी, और वो कैसे बताएगा कि भाई एक्चुअल यूज कितना हुआ है रिसोर्सेस का, ठीक है। अब दो तरह से पेमेंट की जा सकती है। तो पहला होता है प्रोग्रेस पेमेंट, जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, व्हाटएवर आई हैव डिसाइडेड, अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये हमारा जो भी स्टेज कंप्लीशन का है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे और इसको सर्टिफाई करेंगे इंजीनियर्स, जैसे एक फ्लोर कंप्लीट हो गया, दो फ्लोर्स कंप्लीट हो गए, है ना। देन आता है रिटेंशन मनी। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर इतना अच्छा, इतना ऑनेस्ट है कि सारा काम अच्छे से कर दे दे अगर मैं उसे पूरा पैसा प्रोवाइड कर दूं। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि देखो, मैं 90% पैसा तो तुमको अभी दे देती हूँ, जो बचा हुआ 10% पैसा है ये नहीं दूंगी। ये कब दूंगी मैं तुमको, जब मैं चेक कर लूंगी कि तुमने सारा काम कंप्लीट करा है, अच्छे से कंप्लीट करा है, क्वालिटी मेंटेन की है और टाइमली काम कंप्लीट कर दिया। ऐसा नहीं कि 90% काम करा, पैसा लिया और फिर 10% के लिए दिखाई नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं रिटेंशन मनी, जहां पर हम एक परसेंटेज जो है वो अपने साथ विदहेल्ड कर रख लेंगे। और यहाँ पर ये कौन करेगा, क्लाइंट यहाँ पर इसको अपने पास रख लेते हैं ताकि क्वालिटी और टाइमली कंप्लीशन को इंश्योर कर पाए। नेक्स्ट आता है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, अब यहाँ पर हो सकता है फ्यूचर में रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में लेबर का प्राइस बढ़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास एक एस्केलेशन क्लॉज बनाकर रखेगा कॉन्ट्रैक्टर, वो बोलेगा भाई मैं क्यों लॉस झेलूं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, जो भी हमारा अग्रीड फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो इस पर हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो प्रॉफिट यहाँ पर हमारा कैसे अपोर्शन होकर रहे हैं, हम इसको अक्रॉस डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, मान लो मेरे को 10 बिल्ड यहाँ पर फ्लोर्स बनाने थे, ठीक है। अब ये 10 फ्लोर्स मुझे 2 साल में बनाने थे, 1 साल में मेरे 5 फ्लोर्स तैयार हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ मेरा 50% काम कंप्लीट हो गया, है ना। मेरा कितना काम कंप्लीट हो गया, 50% काम कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितनी लगी, टोटल हमने कितनी एस्टिमेट की थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट मेरा कितना है। तो यहाँ पर 10 फ्लोर कंप्लीट करने में अगर 10 करोड़ रुपए लग रहे थे तो अभी तक 5 करोड़ रुपए लगे, 5 करोड़ रुपए लगे। तो यहाँ पर टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमने देख ली कितनी है, और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि अभी तक हमें कितना प्रॉफिट मिला है। तो ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, इकट्ठा करके हमने देखा है, ताकि जो प्रॉफिट हमने पहले अपनी बुक्स में बुक किया हुआ था, ठीक है, मान लो ये 3 साल की बात हो रही है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 का तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, ईयर 2 का हमने अब निकाला। फिर हम क्या करेंगे, ईयर 2 में मुझे अब तक जो कॉस्ट लगी है ईयर 1 और ईयर 2 की लगाकर मान लो 5 करोड़ रुपए लगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट मेरा 3 करोड़ रुपए का आया। तो अब यहाँ पर देखूंगी ईयर 1 में मेरे पास कितना प्रॉफिट आया था, 1 करोड़ रुपए का। तो फिर ईयर 2 में एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 2 करोड़ का। क्यों, क्योंकि ईयर 2 तक, जिसमें ईयर 1 भी इंक्लूडेड है, तब मेरे पास 3 करोड़ का प्रॉफिट था। एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। ईयर 1 का भी है और ईयर 2 का भी है। एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है, 500 लाख। इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है, 100 लाख। कॉस्ट जो अभी तक इनकर हुई है वो कितनी है, 200 लाख है। तो 200 लाख तक की कॉस्ट लग गई है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेरी 500 हमने एस्टिमेट की है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेरा 100 है। तो यहाँ पर इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या था कि आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज इनपुट फॉर अनदर। तो ये हम मास प्रोडक्शन में कर रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के।
तो यहाँ कॉस्ट जो है वो हम इंडिविजुअल यूनिट्स की ट्रेस नहीं कर सकते, एंड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमें यहाँ पर अज्यूम करनी होगी कि सेम है। कॉस्ट अक्यूमुलेट होती है ओवर अ पीरियड और फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अक्रॉस ऑल यूनिट्स। एग्जाम्पल, 3 चीजें बताओ जो आपकी क्रूड ऑयल से बन रही हैं। शायद इसमें एग्जाम्पल होगा, एक सेकेंड रुको, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, नहीं हुआ तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी। नहीं, इसमें तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो, मान लो आपके पास क्रूड ऑयल है। क्या है आपके पास? क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल में यहाँ पर से यहाँ तक पूरा प्रोसेसिंग करने में क्रूड ऑयल की मुझे लगे 2000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद में मैंने पेट्रोलियम बनाया, कैरोसिन बना लिया, और कोई एक चीज बता दो हमने जो बनाई होगी, ठीक है। कुछ भी ले सकता है ना, अभी हम लोग क्रूड ऑयल का और क्या क्या बनता है, कैरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है। अब पेट्रोल जो था उसको मैंने और थोड़ी प्रोसेसिंग कर कर कोल tar बना लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने देखा कि जब मैंने कितना, मान लो यहाँ पर मान लो 15 बैरल्स थे या फिर 20 बैरल्स ले लेते हैं, 20 बैरल्स का मैंने यहाँ पर क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर मैंने यहाँ क्रूड ऑयल देखा कि भाई मेरे पास कितना बनकर आएगा। फिर इसमें मैंने देखा कि कितनी कितनी यूनिट्स मैंने यहाँ पर अटैच की हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 लीटर 10 बैरल का क्या बनकर आया, पेट्रोल बनकर आया, फिर मेरे पास में 5 यूनिट्स का बनकर आया, 5 बैरल्स का कैरोसिन, और 5 बैरल्स का बना डीजल, ओके। इसके बाद में ये जो 10 बैरल्स का पेट्रोल बना था, इसमें से भी कुछ अमाउंट का यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर बाद में इसकी और थोड़ी प्रोसेसिंग कर कर कोल tar बना लिया। तो ये हुआ मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग कि भाई आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज इनपुट फॉर अनदर, आउटपुट फॉर वन प्रोसेस इज इनपुट फॉर अनदर। हो गया इतना। अब आउटपुट यहाँ पर जो दूसरे प्रोसेस का है वो इनपुट बन गया तीसरे के लिए। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कोल tar बना, इसको बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर कॉस्टिंग कैसे करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे 2:1:1, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि भाई क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग में मेरे पास में 2000 रुपए लगे हैं और 2 यूनिट्स मेरे पास बनी है पेट्रोल की। तो पेट्रोल को कितना प्राइस हम यहाँ पर लगा कर देंगे? तो 2 यूनिट्स थी, टोटल यूनिट्स कितनी है? 4 हैं, और 2000 रुपीज का यहाँ पर मेरे पास में प्रोसेसिंग हुई। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 रुपीज इसको एसोसिएट कर देंगे, और बाकी को कितना करेंगे? 1/4 आ गया आपका, है ना। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर आपके पास 500 ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको कॉस्ट कितनी एसोसिएट की, अटैच की इसके साथ में 1000 रुपीज, इसके साथ में 500 रुपीज, इसके साथ में 500 रुपीज। आया समझ? एक और बार समझा देती हूँ। मैंने क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग की 2000 रुपीज में, और यहाँ पर मेरे पास में 20 बैरल्स या 20 लीटर्स ले लेते हैं, 20 लीटर का पेट्रोल था, सॉरी क्रूड ऑयल था। फिर 10 लीटर मैंने यहाँ पर पूरा पेट्रोल बनाया, 10 लीटर 5 लीटर मैंने यहाँ पर क्या बनाया, केरोसिन, और 5 लीटर मैंने बनाया यहाँ पर डीजल। फिर मुझे कॉस्ट असाइन करनी थी, तो कॉस्ट कैसे असाइन करूंगी मैं इसका रेशियो निकालूंगी कि 2:1:1 की यूनिट्स में मैंने अपना ये जो 20 लीटर्स था इसे डिवाइड किया। तो टोटल यूनिट्स कितनी बनकर आई हैं मेरे पास में? 2 यूनिट्स बनकर आई हैं 4 में से पेट्रोल की, तो 2000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है वो असाइन कर देंगे। तो 1000 रुपीज मैं यहाँ पर किसको अलोकेट करूंगी? पेट्रोल को, और 500 रुपीज करूंगी डीजल और कैरोसिन को। इसके बाद में भी अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक और बाई प्रोडक्ट बन जाए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर, तो मैंने कोल tar बना लिया, ठीक है। कोल tar क्या होगा? बाई प्रोडक्ट होगा। अब इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आगे समझाऊंगी, अभी बस इतना ही आप पहले एब्जॉर्ब कर लो। तो ऑयल रिफाइनिंग, ब्रूइंग, फूड प्रोसेसिंग एंड केमिकल्स, इसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। इन एग्जांपल्स को याद कर लेना। इस बार जो क्वेश्चंस आपके पास कॉस्टिंग के आपके जीआईआईबी में आए थे उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आए थे। क्वेश्चन कैसे आए थे कि केमिकल इंडस्ट्री है जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आपने कॉस्टिंग मेथड यूज किया होगा।
तो आपको फिर पूरा मेथड से समझना था कि आपने यहाँ पर अपना प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया है। फीचर्स देख लेते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज्ड है और होमोजेनियस प्रोडक्शन है। आउटपुट वन प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस का। कॉस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी एट ईच स्टेज, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। ओके, फिर वर्क इन प्रोग्रेस को हम एक्सप्रेस करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स में, जैसा मैंने अभी दिखाया था। हमने क्या किया था यहाँ पर कि भाई जितना हमारे पास में अमाउंट लगा है उसको हमने वर्क इन प्रोसेस को यूनिट्स में कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मल वेस्टेज जो होगा वो भी हमारे कॉस्ट में ही इंक्लूड किया जाएगा और इसे अलग अलग यहाँ पर आउटपुट के अक्रॉस हम ऐड कर देंगे। तो मैंने 2000 में आपको ये तो बताया ही नहीं ना कि कितना यहाँ पर वेस्टेज हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में ऐड हो गया और जो बाकी कॉस्ट हैं वो अलग अलग तरीके से हमारी ग्रेजुअली ऐड हो जाती हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल को पहले ऐड करेंगे और बाकी कॉस्ट को ग्रेजुअली। एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिसमें कि हम कॉस्ट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करेंगे। सिमिलर प्रोडक्ट जिसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे हायर ऑक्टेन पेट्रोल हो गया। पेट्रोल ही होता है, पेट्रोल नहीं होता, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैम ने पेट्रोल बोला, ठीक है। एनीवे, सॉरी। टाइप्स की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो फिर बाद में प्रोनाउंसिएशन पे भी ना बहुत ज्यादा कमेंट करने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा बोल दिया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग, यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी भी हमारी कॉस्ट है पास्ट में और करेंट में सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में यहाँ पर टोटल यूनिट से इसको डिवाइड कर देंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यहाँ अलग अलग बेसिकली एक स्टैंडर्ड कॉस्ट असाइन करेंगे। अब वो क्या होता है, बेंचमार्क कॉस्ट की तरह। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो वेरियांसेस हमारे कहलाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एस्टिमेट किया कि 500 रुपए लगेंगे, लगे 600, तो ये जो डिफरेंस है 100 रुपीज का, ये एक्स्ट्रा लग गया, तो ये एक नेगेटिव वेरियांस हो जाएगा, यहाँ पर अनफेवरेबल वेरियांस हो जाएगा। फिर आता है फीफो कॉस्टिंग। फीफो कॉस्टिंग क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे कि भाई हमारी ओल्ड कॉस्ट कितनी लगी थी और करेंट कॉस्ट क्या है। तो ये यहाँ पर थोड़ी एक्यूरेट तो है ज्यादा, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो जाती हैं। अब अलग अलग तरह के लॉसेस होते हैं, प्रोसेस लॉसेस जिसे हम बोलते हैं। प्रोसेस लॉसेस क्या होते हैं, तो देखो, प्रोसेस लॉस में सबसे पहले होता है यहाँ पर आपका नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जब मैं यहाँ पर हर बार मान लो कि स्टील लेकर आती हूँ और स्टील से मैं कुछ बर्तन बनाती हूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ वेस्टेज भी होगा। वेस्टेज क्यों होगा, क्योंकि कटिंग, डिजाइनिंग, एवरीथिंग में कुछ कुछ वेस्ट निकलता रहेगा, तो ये तो यहाँ पर स्वाभाविक है। फिर ऐसा हो सकता है कि किसी टाइम पर यहाँ पर चोरी हो गई और चोरी होने की वजह से मेरे पास जो नॉर्मल लॉस होता था, मान लो यहाँ पर 50,000 रुपए का होता था, वो इस बार 1 लाख रुपए का हुआ। तो ये जो 50 टोटल लॉस हुआ 1 लाख का, तो इसमें से 50,000 जो एक्स्ट्रा लॉस आया, ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। अब एक सिचुएशन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में मान लो कोई एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। एबनॉर्मल गेन में क्या होगा, हर बार तो 50,000 का लॉस होता था, इस बार केवल यहाँ पर 45,000 का लॉस हुआ। क्या हुआ, केवल और केवल 45,000 का लॉस हुआ। तो वो जो 5,000 रुपए मेरे बच गए ना, यहाँ से यहाँ के बीच में जो 5,000 रुपए मेरे बचे, ये कहलाता है एबनॉर्मल गेन। क्या कहलाता है ये, एबनॉर्मल गेन। ओके, अब देखो, तो नॉर्मल लॉस क्या है, अनअवॉइडेबल है, हर बार होना ही होना है, जैसे इवोपरेशन हो गया, स्क्रैप आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे होता है इसका, कि कॉस्ट पर यूनिट आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितनी है माइनस स्क्रैप वैल्यू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट आपकी मान लो यहाँ पर लगी 1,000 रुपीज की, स्क्रैप वैल्यू आपकी थी यहाँ पर 200 रुपीज की, इनपुट जो आपने यहाँ पर दिया था, इनपुट आपका था मान लो 10,000, 1,000 रुपए का है ना, तो यहाँ पर मान लो कि 750 रुपीज, और नॉर्मल लॉस जो हर बार आपको हो जाता है वो हो जाता है 50 रुपीज का। तो इससे अब आपको क्या पता चलेगा कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो कितनी आएगी, 800 अपॉन यहाँ पर आपका 700 समथिंग कर यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं
एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा, ये अवॉइडेबल है। ब्रेक डाउन या पुअर क्वालिटी की वजह से मशीन बार बार खराब हो रही है, मशीन में कुछ दिक्कत है, हमने जो प्रोडक्ट बनाए वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो वैल्यू यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला यूज करो पहले, क्या, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, निकाल लिया। यहाँ से नॉर्मल लॉस आ गया इनटू कितनी एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं। तो अगर एक्चुअल लॉस आपका कम है नॉर्मल लॉस से अगर एक्चुअल लॉस आपका कम है, जैसे 45,000 का लॉस हुआ, होता नॉर्मली 50,000 का है, तो इसको हम एक गेन की तरह लेते हैं और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, गेन को या फिर प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते थे, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते थे, तो इसीलिए हम इस तरह से जाएंगे। आगे समझ में। तो नॉर्मल लॉस क्या है, जो नॉर्मली लॉस होता ही होता है हर बार काम करने में। एबनॉर्मल की यहाँ पर हमने जो हर बार लॉस होता था उससे थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया किसी वजह से, और एबनॉर्मल गेन की हर बार जो लॉस होता था उससे कम लॉस हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड गुड्स तो रहेंगी हर बार। अब ऐसा तो है नहीं 31 मार्च आ रही है, मशीन को, लेबर को, सबको ये लगा कि नहीं अब तो हम सारा काम खत्म करेंगे ताकि बुक्स में एकदम परफेक्ट चीजें ला कर दे। तो इसी वजह से वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअल यूनिट्स यहाँ पर प्रोग्रेस में कितनी है। मान लो 1000 यूनिट्स हमें बनानी है, और इसमें फिर हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट काम हमारा कंप्लीट हो गया, मान लो 25% हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारे पास में 250 यूनिट्स जो हैं वो बन गई, और बाकी 750 यूनिट्स अभी बननी बाकी हैं। तो यहाँ पर 250 यूनिट्स इक्विवेलेंट यूनिट्स हम अपनी वर्क इन प्रोग्रेस में लेकर चलेंगे। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या है, जो यहाँ पर एक प्रोसेस ट्रांसफर करेगा टू अनदर एट कॉस्ट प्लस नॉशनल प्रॉफिट। तो ये हमें मेक या बाय डिसीजन में हेल्प करते हैं कि क्या हमें सामान खरीदना है, जैसे पैकेजिंग है, क्या हमें करवानी है बाहर से या फिर अपने यहाँ पर ही मशीन खरीद कर पैकेजिंग करनी है। तो ये हमें इन चीजों में हेल्प करता है। तो एक प्रोसेस यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाता है टू अनदर, तो ये अपनी कॉस्ट को भी और अपने नॉशनल प्रॉफिट को भी लेकर चलेगा। नेक्स्ट आता है जॉइंट प्रोडक्ट्स। अभी जैसा मैंने आपको सिखाया था ना आपका प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो ये आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स वही हैं कि आपने क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल, 4 चीजें बनाई। तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर है जिनकी खुद की सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सभी की यहाँ पर वैल्यू काफी हाई है और सेम इनपुट से बनाई थी। तो कॉस्ट को हम स्प्लिट पॉइंट से पहले पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अलोकेट कर देंगे। व्हाट वाज स्प्लिट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका स्प्लिट पॉइंट। ठीक है, तो वेट या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम इसे कर लेंगे, हमने जैसे लीटर्स में किया था, है ना। बाई प्रोडक्ट्स, ये लो वैल्यू इंसिडेंटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोल तार हमने बनाया था। तो यहाँ पर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट खास आपकी नहीं लगेगी, और यहाँ पर स्प्लिट पॉइंट आपका लोकेट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट जो है केवल वही कंसीडर होंगी, ये वाली जो कॉस्ट है ना वो ही कंसीडर होगी। ये वाली कॉस्ट हम अपने कोल तार की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेकर चलेंगे। जो नेट रिवेन्यू हमें मिल रहा है बाई प्रोडक्ट से, ये हमारे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। क्या होगा, जो यहाँ पर मान लो कोल था, ठीक है, कोल तार यहाँ पर मेरा 2000 रुपीज के हिसाब से सेल हो गया। ठीक, 2000 रुपीज का कोल तार मेरा सेल हुआ। पेट्रोल बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगी थी वो मुझे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 5000 रुपीज लगी। तो मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो क्या हो रही है, मेरी जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है अब, 3000 रुपीज। क्यों, क्योंकि जो 2000 रुपए का कोल तार से मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो रिवेन्यू मुझे कोल तार से मिला है वो मैं इसमें लेकर चलूंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या था कि भाई जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों का यहाँ पर, जैसे कुकीज का मैंने एग्जांपल दिया कि भाई एक ही बैच में हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक बैच दूसरे बैच से डिफरेंट रहेगा, इसीलिए सबकी अलग अलग कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट को हम कलेक्ट करेंगे फॉर अ बैच ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स, ना कि हर एक यूनिट के लिए।
तो कॉस्ट पर यूनिट क्या है, जो आपकी बैच कॉस्ट लगी, एक बैच बनाने में कुकीज के 500 रुपीज लगे और टोटल यहाँ पर 5 यूनिट्स बनी, तो हर एक यूनिट यहाँ पर 100 रुपीज की बनी। फीचर्स क्या है, कॉस्टिंग यहाँ पर आपकी पर बैच हो रही है, ना कि पर यूनिट। यूनिट्स जो हैं वो हमारी आइडेंटिकल हैं, सारी कुकीज सेम बनेंगी। कब यूजफुल है, जब प्रोडक्शन हमारा लॉट्स में हो रहा है। तो एक एग्जांपल है कि 100 आइडेंटिकल चेयर्स बनानी है, तो मटेरियल यहाँ पर 1 लाख रुपए का लगा, 50,000 की लेबर और ओवरहेड्स लगे 20,000 के, टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, 1,70,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स यहाँ पर 20% आपके मटेरियल के हैं, तो 1 लाख का 20% क्या हो गया, 20,000। तो 1,70,000 वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 20,000, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये हो गया 1,90,000। ठीक, अब कॉस्ट पर चेयर हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 1,90,000 रुपए लगे, 100 चेयर्स थी, तो 1,900 रुपीज की एक चेयर बन गई। एप्लीकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स में, गारमेंट्स में, टॉयज में, टायर्स में और ट्यूब्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, बैच कॉस्टिंग। प्लीज एक बार याद कर लेना, इस बार क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह के आए थे, तो काफी सारे स्टूडेंट्स गुस्सा हो रहे थे कि ये वाला पार्ट मैंने नहीं समझाया, मैंने पढ़ाया था बट आप लोग एग्जाम्पल्स को इतना सीरियस ले नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं फटी थी चीजें। ओके, चलो यहाँ पर आते हैं सर्विस कॉस्टिंग के ऊपर। तो सर्विस कॉस्टिंग में हमारा क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है कि भाई टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी है एक सर्विस प्रोड्यूस करने में, तो कॉस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड और कितनी यूनिट्स हमने सर्विस की प्रोवाइड की, उससे हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइड देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन थिएटर है, उसकी टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी और कितने ऑपरेशन हुए। अब एक दिन में एक ही ओटी में कम से कम 5 से 10 ऑपरेशन हो जाते हैं। अब ये जो मान लो 10 ऑपरेशन हुए, इसमें टोटल यहाँ पर 10 लाख रुपए लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक ऑपरेशन की जो कॉस्ट लगी वो कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। तो कॉस्ट पर ऑपरेशन हम निकाल लेंगे। फीचर्स क्या है, सर्विसेज पर लगेगा ना कि गुड्स पर, सर्विस कॉस्टिंग नाम है। इंटरनल, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या एक्सटर्नल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स, होटल्स, यूटिलिटीज में हम इसे यूज करेंगे। कॉस्ट यहाँ पर आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है ओवर द पीरियड। हमें कॉस्ट यूनिट चाहिए यहाँ पर बेड डे, पर किलोमीटर, पर किलोवाट आवर, ठीक है। एप्लीकेशन, तो प्राइसिंग सर्विसेज की बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे हॉस्पिटल रूम चार्जेस आपको निकालने हैं, कॉस्ट कंट्रोल यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, कंपैरिजन कर सकते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कि भाई इंडस्ट्री में एक सर्विस प्रोवाइड करने में कितना कॉस्ट लगता है और हमें कितना लग रहा है। इंडस्ट्री क्या होता है और कंपनीज क्या होती है यहाँ पर, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंपनीज आपकी हो गई, किया मोटर्स हो गया, है ना, मारुति सुजुकी हो गया, hyundai हो गया। अगर आप थोड़ी प्रीमियम कार्स की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आप ऑडी ले लें, BMW ले लें, जैगुआर ले लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एमजी भी आ गई आजकल। यूनिट कॉस्टिंग एंड मल्टीपल कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो यूनिट कॉस्टिंग, इसको हम आउटपुट या सिंगल कॉस्टिंग बोल सकते हैं, जहां पर मल्टीपल यूनिट्स आपकी सेम है। तो माइनिंग, सीमेंट, ब्रिक मेकिंग में हम इसको यूज करेंगे टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। मल्टीपल कॉस्टिंग, यहाँ पर जब हम एक वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें अलग अलग मेथड्स यहाँ पर लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग अलग कॉस्ट लगेगा, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर इंजन का अलग जाएगा, इसके अलावा आपके स्पीकर्स वगैरह आपने लगवाए हैं उसका अलग कॉस्ट जाएगा, और यहाँ पर जो आपकी बैटरीज वगैरह लग जाती हैं उसके अलग कॉस्ट जाएंगे, एसी का अलग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूनिट कॉस्टिंग यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग सबको हमने कंबाइन करके तब अपनी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की कितनी कॉस्ट लगी है वो निकालनी है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सी एक डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, मटेरियल कॉस्ट ऑफ कोर्स है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये यहाँ पर आपकी नहीं होगी, हमने देखा ही था। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, लेबर कॉस्ट, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो यहाँ पर एट्रीब्यूटेबल होती हैं टू अ कॉस्ट यूनिट, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉन मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट हो जाते हैं, हम डायरेक्टली प्रोडक्शन पर इसे नहीं लगा पाते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी, होटल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बताओ इनमें से कौन सा एक है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेगा, बताओ, अब बताओ। पेट्रोलियम रिफाइनरी का मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल ही दिया था तो यूं ही बता दोगे। शिप बिल्डिंग में कौन सा लगेगा, जॉब लगेगा, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें होटल्स की,
तो ये आपके किस में यूज होंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जाएगा ही जाएगा। एस्केलेशन क्लॉज जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हिस्सा होते हैं, है ना? तो यहाँ पर ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट आपका आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फॉलोइंग इज द कॉस्ट यूनिट, कौन सी होगी? किलोवाट आवर, बैरल, मैट्रिक टन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव होगा। किलोवाट आवर के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी में लेकर चलते हैं, बैरल्स हम ऑयल में लेकर चलते हैं, मैट्रिक टन्स हम सीमेंट, स्टील, इन सब में लेकर चलेंगे। इनमें से कौन सा यहाँ पर सर्विस कॉस्टिंग यूज नहीं करेगा? वाटर सप्लाई, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सर्विस कंपनी है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आ जाती है। कंसल्टेंसी तो प्योरली सर्विस है। सीमेंट कंपनी आपकी यहाँ पर गुड्स बना रही है। सीमेंट, सीमेंट क्या है? यूनिट कॉस्टिंग में जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आप इसको नहीं लेकर चलोगे, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेगा, सॉरी। ठीक है, चलिए। अब गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हम आपके लिए लेकर आए हैं जेआईआईबी का सेल्फ स्टडी पैक, जहां पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ बेस्ड नोट्स आपको मिलते हैं। मैकमिलन के एमसीक्यूज आपको सॉल्व्ड मिलते हैं। साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं फ्री में। एंड साथ में यहाँ पर हम आपको रिवीजन बूस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि रिवीजन शीट्स होती हैं। आप एक रिवीजन शीट को आसानी से पूरे एक दिन में पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। तो लास्ट के 1 वीक में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। मॉक टेस्ट यहाँ पर 10-10 मॉक्स आपको पर सब्जेक्ट, दैट इज टोटल 40 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में पेड सिलेबस के थ्रू जुड़ना, तो आपको क्या करना है? आपको rpacademy.co.in पर जाना है और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। साथ में आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जैप कैब बाय वेदिका मैम, यहाँ पर मेरा जैप कैब बाय वेदिका मैम, यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं कोई और नई सीरीज शुरू करूँ, तो वो भी आप बता सकते हैं। पीपीबी की सीरीज अभी होल्ड पर है, वो जैसे ही आपकी एएफएम कंप्लीट होगी तब मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने बैंकर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।